मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे प्यारे नादान बच्चों की ही कहानी है नादान दोस्त के अंतर्गत। लेखक प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित कहानी नादान दोस्त को आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मैं लेखक प्रेमचंद्र जी के जीवन के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र जी के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आपका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और आपकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। आप हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार हैं। आपने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और कर्मभूमि आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा 300 के करीब कहानियां लिखीं, जिनमें कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि कहानियां विश्व प्रसिद्ध हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुईं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस भी खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी गए और लगभग 3 वर्षों तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध है। कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण आपने किया है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपके समक्ष नादान दोस्त नामक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप चित्र में भी देखेंगे, कार्निस उस जगह को कहते हैं जो खिड़की और दरवाजे के ऊपर छत के नीचे एक और छोटी छत बना दी जाती है। अक्सर वहां पर चिड़िया वगैरह आकर बैठती हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। बच्चों, वे सुबह सुबह नाश्ते में उन्हें दूध और जलेबी मिलती थी और वे सुबह के नाश्ते की भी परवाह नहीं करते, चिड़िया को देखने में ही अपना समय व्यतीत करते रहते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले
पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले।
श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा से फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे वह अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी
इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने दो प्यारे भाई बहन नादान बच्चों के द्वारा की जाने वाली हिफाजत के चक्कर में किस तरह चिड़िया अपने अंडों को नीचे गिरा देती है और अंडों से जीवन निकलने से पहले, चूजे निकलने से पहले ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस तरह से बच्चों ने जो दोस्ती निभानी चाहिए, वह दोस्ती उनकी नादानी में बर्बाद हो जाती है। बहुत ही सुंदर कहानी आप लोगों ने पढ़ी। अब मैं इस कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। सर्वप्रथम अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। केशव और श्यामा ने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी अंडों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको यह भी नहीं पता था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होगा, अंडे किस रंग के होंगे, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, इनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल आना स्वाभाविक ही था। केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली इसलिए दे लिया करते थे क्योंकि उनके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। न तो अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे लिया करते थे। दूसरा प्रश्न, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे क्योंकि कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों को तिनके चुभ रहे होंगे। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई ताकि अंडे आराम से रह सकें। अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तब उन्हें धूप लगेगी। धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई और अंडों के ऊपर इस तरह टिकाया गया जिससे उन्हें धूप से बचाया जा सके। एक टोकरी में दाना पानी रखकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो इन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के पश्चात ही उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था
कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें सेना छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा करते हुए अंडों का नुकसान कर बैठे। कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूं-चूं करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते, तो हम भी यही अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएंगे। मैं अंडों की रक्षा के लिए अवश्य प्रयास करता, परंतु अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते या दूर कहीं रख देते। इसी तरह पानी भी दूर कहीं रख देते। अंडों से छेड़छाड़ नहीं करते। प्रश्न 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आते थे क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के अंडे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण माँ के पूछने पर भी पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने नहीं बताया। प्रश्न 3, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर, हम इसका दूसरा शीर्षक बच्चों की नादानी या कार्निस पर के अंडे देना चाहूंगा। बच्चों, आप कुछ और अन्य नाम भी दे सकते हैं। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित होते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। प्रश्न 2, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियां वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करें। उत्तर, चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी। वहां घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। प्रश्न 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी कभी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या-क्या सवाल उठे। उत्तर, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति अत्यधिक कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी-कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खाने के लिए दे देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता? ऐसे ही आप कोई अन्य घटना लिख सकते हैं। कई बार
घर की खिड़की पर या कहीं रोशनदान में कई बार कबूतरों को के अंडे भी आप लोगों ने देखे होंगे। उसके बारे में या अन्य किसी भी तरह की घटना आप वर्णित कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब भाषा की बात। प्रश्न 1। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचें। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बच्चों, इस वाक्य में आए हुए सर्वनाम शब्दों को मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उसके अनुसार अलग कर कर लिखा है। उन्होंने, उनकी, उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मैं, मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। प्रश्न 2। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखें और उनके वाक्य भी बनाएं। उत्तर गुणवाचक विशेषण और उनके वाक्य। पहला शब्द है ईमानदार। आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला, आसमान का रंग नीला है। मोटी, रीटा आजकल मोटी हो गई है। मीठा, सेब मीठा है। प्रश्न 3। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर, पहला शब्द पहले वाक्य में केशव ने झुंझलाकर कहा। यहाँ से झुंझलाकर शब्द का वाक्य है। मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझलाकर चली गई। दूसरा वाक्य, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। बनाकर, माँ खाना बनाकर टीवी देखने बैठ गईं। केशव घबराकर उठा। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। टिकाकर, अर्जुन ने चिड़िया पर नजरें टिकाकर निशाना लगाया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। गिड़गिड़ाकर, राजेश पहले तो अकड़ रहा था, बाद में उसने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफी मांगी। प्रश्न 4। नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खूमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या दूं? भूख लगाई न? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अरे क्या कहता है? यहाँ हम क्या किसी साधु से कम हैं? चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे
तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे, तो देखें वहां क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है। उत्तर विराम चिन्ह के साथ यही दोबारा यहाँ पर लिखा जा रहा है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, खोमचे वाला, कहिए क्या दूं? भूख लगाई न? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अरे क्या कहता है? यहाँ हम क्या किसी साधु से कम हैं? चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। देख तो वहां क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने नादान दोस्त नामक इस कहानी को सुना, जिसमें दो बच्चों के द्वारा वर्णित उनकी नादानी के आधार पर इस कहानी में आपने देखा कि बच्चे, उन्हें नहीं पता था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूना चाहिए। गौरैया चिड़िया के अंडों को यदि कोई छू देता है तो वह अपने अंडों को सेती नहीं है और उन्हें किसी भी तरह से पैर मारकर, पंख मारकर नीचे गिरा देती है, तोड़ देती है। बच्चों ने यह सारी चीजें जब नादानी कर दी तब जाकर समझी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की नादानियां अक्सर बच्चे बचपन में करते रहते हैं और फिर उससे सीख प्राप्त करते हैं।